पिछले कुछ ही दिनों में असम ने एक और विनाशकारी फ्लड देखा। इस डिजास्टर में 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, हजारों पशु बाढ़ में बह गए, सैकड़ों गांव पानी में डूब गए और लाखों लोगों का जीवन इससे प्रभावित हुआ। लेकिन असम के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्लड हर साल ये किस्सा दोहराती है। हर साल फ्लड आते हैं, हर साल लोग मरते हैं, हर साल घर डूबते हैं और हर साल लाखों लोगों को अपना घर बार त्याग करके रिलीफ कैंप्स में रहना पड़ता है। और हर साल एक ही सवाल दोबारा खड़ा हो जाता है कि अगर असम में फ्लड हर वर्ष आता है तो फिर आज तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं मिला। क्या असम के फ्लड के पीछे की वजह सिर्फ मॉनसून है, या फिर असम की जियोग्राफी, ब्रह्मपुत्र नदी और हम इंसानों के डिसीजंस भी इस डिजास्टर को और ज्यादा खतरनाक बनाते हैं? और इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब आपको इस वीडियो के साथ साथ मिलता जाएगा, कि क्या असम कभी भी एक फ्लड फ्री स्टेट बन सकता है या नहीं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Assam is battling one of the deadliest flood disasters in its recent history. असम इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। विनाशकारी स्थिति बनी हुई है। इस वक्त पूरे राज्य में 75 लोगों की मौत हो चुकी है। Devastation is beyond imagination. It is a huge devastation. From the northeast to the southern and even the northern states, rescue teams and local authorities have बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें असम की ज्योग्राफी को समझना होगा, क्योंकि असम की फ्लड स्टोरी आसमान से नहीं बल्कि उसकी जमीन से शुरू होती है। असम हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक राज्य है, जहां से दो प्रमुख नदी प्रणालियां बराक और ब्रह्मपुत्र होकर गुजरती हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक असम का लगभग 40% एरिया फ्लड प्रोन माना जाता है। लेकिन असम को वल्नरेबल बनाने वाली सिर्फ उसकी लोकेशन नहीं है, इसका जवाब छुपा है एक जियोग्राफिकल टर्म में, फ्लड प्लेन। सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट में ही हमारे सवालों का आधा जवाब छुपा है। फ्लड प्लेन किसी भी रिवर का वो लो लाइंग एरिया होता है जिसे हजारों सालों में नदियां खुद ही बनाती हैं। जब किसी रिवर में पानी उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो सबसे पहले इन्हीं फ्लड प्लेन्स में फैलती है। इसी वजह से फ्लड प्लेन्स नेचुरली फ्लड के लिए सेंसिटिव होती हैं। लेकिन असम का फ्लड सिर्फ उसकी फ्लड प्लेन की वजह से नहीं आता है। यहाँ आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा कैरेक्टर, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन तिब्बत के ग्लेशियर्स में होता है। वहां से ये हिमालय की खड़ी और कठिन पहाड़ी इलाकों से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर वहां से एक बड़ा मोड़ लेकर असम में एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे डायनेमिक और सेडिमेंट रिच रिवर्स में से एक माना जाता है। ये अपने हाई सेडिमेंट लोड, ब्रेडेड चैनल्स और लगातार बदलते हुए अपने फ्लो के लिए जाना जाता है। जब ये नदी हिमालय की स्टीप स्लोप से तेज रफ्तार में नीचे उतरता है तो ये अपने साथ सैंड, सिल्ट और रॉक के पार्टिकल्स लेकर आता है, जिसे सेडिमेंट कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सेडिमेंट फ्लड का कारण कैसे बनती है। मैं बताता हूँ। साल दर साल जमा होने वाली सेडिमेंट से रिवर बेड को ऊपर उठाती रहती है। इसका सीधा मतलब है कि रिवर के पास उतनी ही पानी कैरी करने के लिए अब कम जगह बचती है। और जब मानसून के दौरान पानी का स्तर अचानक बढ़ जाता है तो ब्रह्मपुत्र अपने किनारों के अंदर नहीं रह पाता है और इसके कारण ओवरफ्लो होता है। लेकिन सिर्फ ब्रह्मपुत्र इस डिजास्टर की इकलौती वजह नहीं है। एक और फैक्टर है जो हर साल इस डिजास्टर को और भी ज्यादा डेंजरस बना देता है, मॉनसून। आपने सोचा है असम में इतनी रेनफॉल क्यों होती है? मैं बताता हूँ। पहला रीजन है ट्रॉपिकल मॉनसून। असम ट्रॉपिकल मॉनसून जोन में लोकेटेड है। साउथ ईस्ट मॉनसून के दौरान बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर से भरी हवा मेघालय प्लेट्यू और सदर्न हिल्स के रास्ते असम में प्रवेश करती हैं और यहाँ बहुत हेवी रेनफॉल कराती हैं। दूसरा कारण है हिमालयन इन्फ्लुएंस। बे ऑफ बंगाल से आने वाली ये मॉइस्चरस हवा जब हिमालय से टकराती है तो उनके पास ऊपर राइज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो ऊपर राइज करती हैं और उसी जगह पे रेनफॉल करा देती हैं, जिसे जियोग्राफिकल टर्म में ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। और तीसरा कारण है लोकल टोपोग्राफी और क्लाइमेट का। असम का क्लाइमेट ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, यानी यहाँ हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है और गर्मी में भी टेम्परेचर बहुत वार्म होती है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से मई जून के महीनों में तेज आंधी तूफान और बहुत बारिश होती है। असम में इन प्री मानसून स्टॉर्म्स को लोकल लैंग्वेज में बरदोई चिला कहा जाता है। ये स्टॉर्म्स मानसून के ऑफिशियल अराइवल से पहले ही एटमॉस्फेयर को अनस्टेबल बना देते हैं और साल भर की टोटल रेनफॉल को भी बढ़ा देते हैं। और एक और फैक्टर है जिसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो है ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज वो छोटी नदियां होती हैं जो एक बड़े रिवर से जाकर मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र की 33 से भी ज्यादा बड़ी ट्रिब्यूटरीज है असम में। बारिश के दौरान इन ट्रिब्यूटरीज में भी पानी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जब ये ट्रिब्यूटरीज एक साथ ब्रह्मपुत्र में अपनी पानी डिस्चार्ज करती हैं तो ब्रह्मपुत्र का वाटर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसी कारण ओवरफ्लो होता है, जिससे इन फ्लड प्लेन्स रीजन्स में बाढ़ आती है। अब जरा खुद ही इमेजिन कीजिए, एक तरफ हिमालय से आने वाले सेडिमेंट्स, दूसरी तरफ रिकॉर्ड तोड़ बारिश और तीसरी तरफ ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरीज। जब ये तीनों एक साथ मिलती हैं तो असम में फ्लड सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं बनती बल्कि हर साल रिपीट होने वाली एक नेचुरल इवेंट बन जाती है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर हमें सब कुछ पता है तो फिर आज तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं मिला।
क्या गवर्नमेंट ने कभी कोशिश ही नहीं की? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले कई दशकों में असम सरकार ने हजारों किलोमीटर के एम्बैंकमेंट्स बनाए, फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट शुरू किए और फोरकास्टिंग को भी इंप्रूव किया। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, प्रॉब्लम खुद ब्रह्मपुत्र की नेचर में है। आमतौर पर एम्बैंकमेंट्स का काम होता है फ्लड के पानी को रिवर के अंदर ही रोक कर रखना। कई जगहों पर इससे फायदा भी हुआ है, लेकिन ब्रह्मपुत्र कोई नॉर्मल रिवर नहीं है। ये दुनिया के सबसे डायनेमिक रिवर्स में से एक मानी जाती है। कई जगह पर ये अपना कोर्स बदल देती है, किनारों को काटती है और इरोजन क्रिएट करती है। इसी वजह से कई बार एम्बैंकमेंट्स पे इतना प्रेशर पड़ता है कि एम्बैंकमेंट से टूट जाता है, और जब एम्बैंकमेंट टूटता है तो आसपास के इलाकों में और भी तेजी से पानी फैलने लगता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर प्रॉब्लम सेडिमेंट से है, फिर उसे ड्रेज क्यों नहीं किया जाता, यानी रिवर के बॉटम में जो सेडिमेंट जमा हो जाते हैं उन्हें निकाला क्यों नहीं जाता। सुनने में ये सॉल्यूशन तो सिंपल लगता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र हर साल हिमालय से इतनी बड़ी मात्रा में नए सेडिमेंट्स लेकर आती है कि कुछ ही समय में फिर से डिपोजिशन शुरू हो जाता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ड्रेजिंग कुछ स्पेसिफिक एरिया में मदद कर सकता है, लेकिन पूरे ब्रह्मपुत्र के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। एक और सॉल्यूशन दिया जाता है कि बड़े बड़े डैम्स बना दिए जाए। डैम्स कुछ हद तक इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जैसे सेडिमेंट रिच रिवर्स के लिए ये कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है। यानी असम के फ्लड क्राइसिस सिर्फ नेचर की वजह से नहीं, बल्कि नेचर और ह्यूमन डिसीजंस दोनों के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। तो अब हम समझ चुके हैं कि असम का फ्लड किसी एक वजह से पैदा नहीं होता, इसलिए इसका कोई एक सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब आते हैं हम अपने सबसे बड़े सवाल पर, जिसे मैंने इस वीडियो के शुरू में पूछा था। क्या असम कभी भी एक फ्लड फ्री स्टेट बन सकता है या नहीं? अगर उसका सिंपल जवाब देना हो तो मैं कहूंगा नहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि असम हमेशा इसी तरह की तबाही झेलता रहे। इस डायरेक्शन में कई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर काम किया जा सकता है, जैसे बेटर फोरकास्टिंग ताकि लोगों को पहले ही वार्निंग मिल सके, स्ट्रॉन्ग अर्ली वार्निंग सिस्टम जिससे इवैक्यूएशन टाइम पर हो सके, साइंटिफिक एम्बैंकमेंट्स मैनेजमेंट और उसके रेगुलर मेंटेनेंस, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना क्योंकि ये नेचुरली एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, फ्लड प्लेन जोनिंग ताकि हाई रिस्क एरिया में अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन ना हो, और लोकल कम्युनिटीज को डिजास्टर के लिए प्रिपेयर करना। इन सब मेजर से फ्लड को पूरी तरह रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन फ्लड के बाद होने वाले नुकसान को जरूर काफी हद तक कम किया जा सकता है। यानी असम को फ्लड रेसिस्टेंट बनाना तो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन असम को फ्लड रेजिलिएंट जरूर बनाया जा सकता है। धन्यवाद। मैं इसी तरह के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आपको अगर ये डॉक्यूमेंट्री अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।